होप सो यू फाइंड इन्फॉर्मेटिव। सो जीएसटी R1 हमने समझ लिया, डिस्कस में डिटेल कर लिया, डिटेल में डिस्कस कर लिया। क्या मैं भी उल्टा पुल्टा कुछ भी बोल रहा हूँ? हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। अगर आप फ्लिपकार्ट पे ऑनलाइन सेलिंग करते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो फ्लिपकार्ट के सेलर्स होते हैं उनको अपनी जीएसटी की रिटर्न्स कैसे फाइल करनी होती हैं। गाइस, आज की वीडियो को हम बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे जीएसटी की कंप्यूटेशन कैसे की जाती है। कंप्यूटेशन के बाद चलेंगे टीसीएस रिटर्न की तरफ जो कि फाइल करनी होती है एक ऑनलाइन सेलर को। उसके बाद चलेंगे अपनी जीएसटीआर1 को फाइल करने की तरफ, और लास्टली हम फाइल करेंगे अपनी जीएसटीआर3 भी। गाइस, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि हम सारे पॉइंट जो हैं वो एक ही सेशन के अंदर कवर करने वाले हैं। तो मैंने नीचे जो है टाइम स्टैम्प दी हुई है, तो अकॉर्डिंगली अगर आपको किसी नेक्स्ट सेक्शन पे जंप करना है तो अकॉर्डिंगली आप जंप कर सकते हैं। हे गाइस, मैं हूं विवेक फ्रॉम फिनटेक्स प्रो, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन की। सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, आ चुके हैं सिस्टम पे। चलिए सबसे पहले समझते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट को, आपको जीएसटी की कंप्यूटेशन कब करनी है। गाइज, आज की जो वीडियो है स्पेसिफिकली फ्लिपकार्ट के जो सेलर्स हैं उनके लिए वीडियो है। अगर आपको अमेजॉन वगैरह के लिए अगर कंप्यूटेशन सीखनी है तो मैंने ऊपर आई बटन में एक लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं अमेजॉन पे आपको कैसे अपनी रिटर्न फाइल करनी होती है जब आप अमेजॉन पे सेल करते हैं। आज हम फ्लिपकार्ट की स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं कि वहां से आपको कैसे अपनी जीएसटी की रिपोर्ट डाउनलोड करनी है अपनी फ्लिपकार्ट के पोर्टल से, कैसे कंप्यूटेशन प्रिपेयर करनी है और कैसे जीएसटी की रिटर्न को फाइल करना होता है। चलिए गाइस, सिस्टम पे चलते हैं, कंप्यूटेशन समझते हैं। कंप्यूटेशन समझने से पहले आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स या फिर मैं कहूं कौन कौन सी रिपोर्ट्स चाहिए जो कि आपकी हेल्प करेंगी जीएसटी की रिटर्न फाइल करने के लिए। गाइस, फ्लिपकार्ट से आपको सबसे पहले डाउनलोड करनी पड़ेगी अपनी टैक्स रिपोर्ट जो होती है, जो कि जीएसटीआर1 की रिपोर्ट होती है। बेसिकली आपको फ्लिपकार्ट से 2 रिपोर्ट डाउनलोड करनी है। एक आपकी जीएसटीआर1 रिपोर्ट होती है, दूसरी आपकी सेल्स रिपोर्ट होती है। ये 2 रिपोर्ट्स आपको डाउनलोड करनी पड़ती हैं फ्लिपकार्ट से। और इसके साथ साथ सेलर के कमीशन इनवॉइसेज होते हैं, सेलर के कमीशन और शिपमेंट के इनवॉइसेज होते हैं, वो भी आपको डाउनलोड सेक्शन के अंदर, वहां पे रिपोर्ट वाले सेक्शन के अंदर मिल जाएंगे। अच्छा, अगर आपको ये देखना है कैसे वो डाउनलोड की जाती है, उसके लिए भी मैंने एक स्पेसिफिकली वीडियो बनाई हुई है कि अगर आप फ्लिपकार्ट पे सेल करते हैं तो आपको जीएसटी के लिए डेटा को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। आप आई बटन में जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। और अगर आपको पता है कैसे डाउनलोड होती है तो आप सिंपली डाउनलोड कर लीजिए वो। उसके साथ साथ आपको परचेजेस के बिल चाहिए। अगर आप जीएसटी में परचेज करते हैं तो आपको वो परचेजेस के बिल भी चाहिए होते हैं अपनी जीएसटी कंप्यूटेशन के लिए। जब आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स और डेटा अवेलेबल हो जाता है, फिर चलते हैं हम अपनी कंप्यूटेशन शीट की तरफ। और चलिए दिखाता हूं आपको कंप्यूटेशन शीट आपको कैसे कंप्यूट करना है अपना जीएसटी लायबिलिटी, और कैसे अपने आईटीसी को सेट ऑफ करना है, कैसे फाइनल जीएसटी की लायबिलिटी को सेट ऑफ करना है या फिर पे करना है। गाइस, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं हमारी एक कंप्यूटेशन शीट। नाउ ये जो कंप्यूटेशन शीट है ये एक टेम्पलेट बोल सकते हो आप। ये टेम्पलेट हमारी टीम ने डेवलप किया है ना। इसमें आपको क्या करना है, जो आपकी रिपोर्ट्स हैं, जो आपकी परचेजेस की डिटेल्स हैं, जो आपका सेल्स है, कैशबैक रिपोर्ट है, जो जीएसटीआर1 की डिटेल है, उस डिटेल को आपको क्या कुछ नहीं करना, इस वाले टेम्पलेट के अकॉर्डिंग जो है डेटा को यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर देना है। और ये टेम्पलेट ना फिर आगे अपने आप काम करता है। जीएसटीआर3 की रिपोर्ट्स बनाएगा, जीएसटीआर1 की रिपोर्ट्स बनाएगा, टीसीएस कितना मिलना चाहिए उसकी रिपोर्ट बना देगा, परचेज आप डालोगे और अपनी सेल्स की डिटेल डालोगे। सो गाइस, अगर आपको ये टेम्पलेट चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन से टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हो। और स्पेसिफिकली फ्लिपकार्ट के जो सेलर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा, मतलब थोड़ा सा एडजस्ट किया है मैंने। लास्ट जो हमारे अमेजॉन वाली वीडियो थी उसमें भी मैंने टेम्पलेट दिया था, लेकिन इसमें मैंने थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स करी हैं क्योंकि फ्लिपकार्ट का डेटा जो होता है ना वो थोड़ा सा डेटा दोनों का ना अलग अलग होकर के आता है, तो इसलिए इसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स हैं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो, उसका लिंक मैंने दिया हुआ है इस टेम्पलेट का। चलिए आपको समझाता हूं मैं कौन कौन सी रिपोर्ट्स जो है वो आपको चाहिए जब आप जो है फ्लिपकार्ट की कंप्यूटेशन कर रहे हैं जीएसटी की। देखिए, सबसे पहले तो सेलर और कैशबैक रिपोर्ट, ये हमारी सेल्स एंड कैशबैक रिपोर्ट आ गई। ये वाली जो रिपोर्ट है ये फ्लिपकार्ट से डाउनलोड की है। बेसिकली हमारे क्लाइंट्स हमको सेंड करते हैं, बाकी आपको जानना है कैसे करते हैं इसको डाउनलोड, उसके लिए भी मैंने लिंक दिया हुआ है ऊपर आई बटन में, आप चेक कर सकते हो। चलिए, सेल्स रिपोर्ट में क्या होगा, जितनी आपने सेल करी, अब मैं आपको बता देता हूं कि अक्टूबर 2020 का डेटा मैं आपको शो कर रहा हूं। सो अक्टूबर का ये डेटा है, पूरा सेल्स है, सेल्स रिटर्न का डेटा है यहां पर, और ये कंप्लीट सेल्स का डेटा है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। और कैशबैक रिपोर्ट है, कैशबैक रिपोर्ट में एक इनवॉइस है।
तो इसकी एडजस्टमेंट देखेंगे कैसे आपको इसकी एडजस्टमेंट करनी होती है। अभी सारा डेटा तो आपको कहाँ डालना है, मैंने आपको बताया हमारा वाला जो टेम्पलेट है आपको यहाँ से डेटा उठा के उस टेम्पलेट के अंदर डाल देना है। ओके जी, ये आपकी सेल्स रिपोर्ट होगी। उसके साथ साथ आपकी कौन सी रिपोर्ट आती है, जीएसटी की रिपोर्ट आती है। ये आपकी जीएसटीआर 1 की रिपोर्ट आती है ना। अब जीएसटी की कौन कौन सी रिटर्न्स जाती हैं एक बार मैं आपको ब्रीफली बता देता हूं। देखिए जीएसटी के अंदर आपको फाइल करनी होती है अगर आप ऑनलाइन सेलर हैं। देखिए एक तो आपकी टीसीएस की रिटर्न जाएगी जहां पर आपका जो टीसीएस कटा होगा उसका आप क्रेडिट क्लेम कर सकते हो, जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर आएगा। दूसरी आपकी रिटर्न जाती है जीएसटीआर 1, जो कि आपकी जिसको आउटवर्ड या सेल्स की रिटर्न भी बोला जाता है बेसिकली, यानी जो आपने सेल करी है पूरे महीने में वो आपकी डिटेल जाती है जीएसटीआर 1 के अंदर। उसके बाद हमारी जीएसटीआर 3 भी होती है जहां पर आपकी सेल परचेज दोनों की डिटेल्स होती हैं। जो फाइनल जीएसटी बचता है वो आप पे करते हो। तो फ्लिपकार्ट जो हमको डिटेल्स देता है ना वो सेल्स की डिटेल देता है, जीएसटीआर 1 की रिपोर्ट देता है। देखिए ऊपर लिखा हुआ है जीएसटीआर 1, यानी ये सेल्स की डिटेल है, ये फ्लिपकार्ट हमको जो है वो प्रोवाइड कराता है। नाउ यहाँ पर जितनी भी टेबल्स होती है ना जीएसटीआर 1 की, वो नीचे इन्होंने शीट्स में प्रोवाइड की होती है कि भाई इस टेबल में आप ये फिगर्स पुट कर दो। यहाँ पर उन्होंने सारी डिटेल जो है वो दी हुई है। अभी समझें कि हमको इसका यूज आपको कैसे करना है, ठीक है। बाकी ये काम भी हमारा टेम्पलेट कर देगा, हमारा टेम्पलेट ये वाला काम भी कर देगा। तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो डिटेल्स को कि भाई जीएसटीआर 1 जो हमारा टेम्पलेट है उसमें क्या फिगर्स आ रही है, जो फ्लिपकार्ट ने दिया है उसमें क्या फिगर्स आ रही हैं, तो वो चीज़ भी आप वेरीफाई कर सकते हो। इसके साथ साथ जो और नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं वो आपके कमीशन के इन्वॉइसेज होते हैं, वो आपके परचेजेस के बिल्स होते हैं जो कि आपको चाहिए। चलिए जी, अब चलते हैं अपने मेन टेम्पलेट में, क्योंकि कंपटीशन का जो काम होगा वो तो हमारी टेम्पलेट के अंदर ही होगा। गाइज वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि सारे स्टेप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप स्किप कर दोगे ना कोई भी स्टेप तो लास्ट में एरर आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। देखिए अब मैंने डेटा तो यहाँ पर डाला हुआ है, बेसिकली मैं आपको बताता हूँ आपको डेटा यहाँ पर कैसे पुट करना है। एक एक पॉइंट को समझेंगे गाइज बिल्कुल डिटेल में। ये हमारी देखो रिपोर्ट आ गई, ये हमारी फ्लिपकार्ट की सेल्स रिपोर्ट है। तो सेल्स रिपोर्ट में से चलिए सबसे पहले टेम्पलेट में हमको क्या चाहिए, इनवॉइस नंबर चाहिए जी। फर्स्ट हमको चाहिए इनवॉइस नंबर। तो आपको करना क्या है, यहाँ से इनवॉइस नंबर लेकर के पेस्ट कर देना है वहाँ से जो सेल्स वाली रिपोर्ट है। और सेल्स रिपोर्ट में चल के मैं दिखाता हूँ आपको जरा एक बार से। यहाँ पर आपका इनवॉइस नंबर क्या होता है, बायर्स इनवॉइस, BUYER आप सर्च मारोगे तो आपको बायर इनवॉइस आईडी जो है ये आपका सेल्स इनवॉइस नंबर होता है गाइस, ठीक है। तो ये आपको कॉपी करना है और ये आपको क्या करना है, यहाँ पर पेस्ट कर देना है। दूसरा है इनवॉइस की डेट, इसके जस्ट बाद वाला जो कॉलम है ना ये आपका बायर्स इनवॉइस डेट होती है। ये आपकी इनवॉइस की डेट है बेसिकली, ये आपको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करनी होती है। उसके बाद हमारा आता है क्लाइंट नेम और जीएसटी नंबर। देखिए क्लाइंट नेम में मैंने नॉट एप्लीकेबल और जीएसटी नंबर नॉट एप्लीकेबल इसलिए किया हुआ है, जो B2C सप्लाईज होती हैं वहां पर हमको नॉट एप्लीकेबल, वहां पे हमको जीएसटी नंबर की जरूरत नहीं होती है। जो रेसिपेंट है उसका जीएसटी नंबर हमको नहीं चाहिए। उसके बाद हमारा पीरियड देखिए अक्टूबर और फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 21 का मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट गाइज हमारा नेचर देखिए कौन सा है, B2C का नेचर, हमारे सारे इनवॉइसेस B2C वाले ही हैं। उसके बाद ट्रांजैक्शन टाइप गाइज अगर आप देखोगे तो ट्रांजैक्शन टाइप में देखिए रिटर्न्स हैं, सेल्स है, रिटर्न है, सेल्स रिटर्न। तो जो भी अब ये भी मैंने यहीं से कॉपी पेस्ट किया है, मैंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं डाला। जो डेटा मेरे को फ्लिपकार्ट ने दिया मैंने वो डेटा क्या करा, अपनी शीट के अंदर कॉपी पेस्ट करा। डेस्टिनेशन कॉपी पेस्ट करी, डेस्टिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। HSN कोड मैंने वहां से डाल दिया, क्वांटिटी मैंने वहां से डाल दी। क्वांटिटी देखिए जो क्वांटिटी हमारी ये मैंने डाली वहां से। अब क्वांटिटी में देखिए एक दिक्कत आएगी, मैं बताता हूं आपको। जब आप क्वांटिटी को कॉपी पेस्ट करोगे ना, मैं आपको एक सेकंड अभी दिखाता हूं। ये हमारी फ्लिपकार्ट की शीट है। यहाँ पर देखिए जो रिटर्न्स वाली चीजें होंगी ना, देखो रिटर्न्स में भी क्वांटिटी इन्होंने 1 दी हुई है। ये देखो ये रिटर्न है, रिटर्न के अंदर भी क्वांटिटी क्या दे रखी है, 1 दे रखी है। लेकिन लॉजिकली आप एक चीज सोचो, जब आप एक सेल कर रहे हो तो मतलब आपकी सेल बढ़ गई। ये आइटम क्वांटिटी का मतलब जो आइटम आपने सेल किया, तो आपका एक आइटम जो है वो सोल्ड हो गया। अगर आपका रिटर्न आता है तो आपका एक आइटम जो है वो माइनस होता है। माइनस का मतलब आपका सेल्स कम होती है और आपका स्टॉक बढ़ता है। लॉजिकली यही होता है, आपकी सेल कम होती है, स्टॉक बढ़ती है। लेकिन इन्होंने 1 लिया है तो यहां पर हमको 1 की जगह क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा डेटा जो है वो करेक्ट होगा। तो मैंने अपनी शीट में कुछ नहीं किया, एक सिंपल सा फिल्टर लगाया था। देखिए जब मैंने कॉपी पेस्ट किया तो मेरी फिगर सारी पॉजिटिव आएगी, क्योंकि जो मेरे जीएसटी का जो मेरा फ्लिपकार्ट का डेटा है वहां पे सारी फिगर्स मेरी पॉजिटिव में है। लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ पर एक सिंपल सा फिल्टर लगाया सबसे ऊपर, और ट्रांजैक्शन टाइप में मैंने रिटर्न्स के अंदर फिल्टर लगाया। रिटर्न्स के अंदर मैंने एक फिल्टर लगाया
और यहां पर मैंने सारी फिगर्स को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, बस इतना सिंपल सा आपको एक चीज करनी है। ओके जी, हमारी क्वांटिटी भी आ जाएगी करेक्ट तरीके से। उसके बाद टैक्सेबल अमाउंट है और रेट्स हैं, आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी कितना लगा है उसके ऊपर। उसके बाद आपकी इनवॉइस, टोटल इनवॉइस वैल्यू कितनी है, ये सारी फिगर्स तो आपको सिंपली अपनी सेल्स रिपोर्ट के अंदर से मिल जाएंगी, वहां भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके जी, लास्टली हमारा बच गया टीसीएस। तो देखिए टीसीएस जो ये भी आपको अपनी फ्लिपकार्ट की सेल्स रिपोर्ट में से मिल जाएगा। मैं आपको एक बार शो कर देता हूं। देखिए टीसीएस, यहां पर आप ऊपर डालोगे टीसीएस, सो ये आपका टोटल टीसीएस डिडक्टेड, जो ये वाला कॉलम है ना, ये आपका टोटल टीसीएस डिडक्ट है उस वाले महीने का, अक्टूबर मंथ का मैं आपको करके दिखा रहा हूं। ओके जी, यहां तक तो बात बिल्कुल क्लियर है। हमने सारा डेटा जो है सेल्स का डेटा डाल दिया, बेसिकली ये भी हमने डाला है, सेल्स का डेटा यहां पर हमने पुट कर दिया। ओके जी, अब बात आती है, एक हमारा कैशबैक रिपोर्ट भी आती है सेल्स के साथ में। तो उस कैशबैक रिपोर्ट की एडजस्टमेंट कैसे करिए मैं बताता हूं आपको। देखिए एक हमारा क्रेडिट नोट है कैशबैक का, इसकी एडजस्टमेंट्स कैसे होंगी मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर एडजस्टमेंट हो रखी है, सी दिस इज द एडजस्टमेंट ऑफ कैशबैक रिपोर्ट। तो मैंने वो फिगर यहां पर डाली, क्योंकि अब बीच में इसलिए डाली क्योंकि बेसिकली 18 तारीख का, 18 तारीख का ही था, ये दिखाता हूं मैं डेट, 18 अक्टूबर का था वो, तो इसलिए मैंने उसको यहां पर बीच में जो है वो पुट किया हुआ है ना। कैशबैक का मतलब क्या है, कैशबैक रिपोर्ट का मतलब फ्लिपकार्ट ने हमको, सेलर को एक कैशबैक दिया है, एक बोनस दिया है, एक इंसेंटिव दिया है ना, उसके ऊपर जीएसटी भी लगता है। इसका मतलब हम ये मान के चलेंगे कि ये एक सेल करी है, सर्विस दी है हमने, तो हम क्या करेंगे, इसको एज ए सर्विस ट्रीट करेंगे। बट यहां पर कोई भी क्वांटिटी इफेक्ट नहीं होगी। देखो क्वांटिटी वाले कॉलम में मैंने 0 डाला है, यहां पर बेसिकली कोई क्वांटिटी का वो नहीं है, तो क्वांटिटी मैंने 0 इसीलिए डाली क्योंकि इससे कोई भी मेरा वो इफेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने यहां पर कोई भी क्वांटिटी मेंशन नहीं करी है। उसके बाद देखिए 34.75 ये मेरे को कैशबैक मिला, तो मैंने इसको क्या एक्चुअली ये है 34.75 टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है, उसके बाद जीएसटी 18% और 6.25 का जो है उस पर जीएसटी लगा है, और 41 जो है टोटल जो है उसकी वैल्यू है। तो जो क्रेडिट नोट है, जो कैशबैक मिला है आपको, वो कैशबैक आपने को ये ट्रीट करने की आपने सेल करी है फ्लिपकार्ट ने आपको कैश दिया। आप कॉन्सेप्ट समझो ना, कैशबैक का मतलब फ्लिपकार्ट आपको कैश दे रहा है, तो कैश दे रहा है तो इसका मतलब ये एज्यूम करो कि आपने उसको कुछ सेल करा है। ठीक है, इस तरीके से आपको ट्रीटमेंट करना है। ओके जी, तो ये आपकी सेल्स की डिटेल हो गई, आउटवर्ड की डिटेल हो गई। चलिए अब चलते हैं परचेजेस की डिटेल्स को समझ लेते हैं। परचेज की डिटेल कैसे आपको कंप्यूटेशन करनी है। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आपको, ये सारे जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूं ये जीएसटी लॉ के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, आपको डेटा फिलिंग करना नहीं सिखाऊंगा मैं। जीएसटी के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग कैसे कंप्यूटेशन करनी है वो समझ रहे हैं हम। देखिए परचेजेस की डिटेल अब आपको कहां से उठानी है। देखिए दो ऑप्शन है आपके पास। अगर आप जीएसटी लॉ को थोड़ा सा समझना चाहते हैं तो मैं आपको समझाता हूं कि जीएसटी लॉ के अकॉर्डिंग ना आप ना सारे परचेजेस की आप इनपुट नहीं ले सकते हो। कुछ जो है ब्लॉक क्रेडिट्स होते हैं और गवर्नमेंट का एक रूल है, रूल नंबर 36(4), उस रूल के अकॉर्डिंग आप पूरा का पूरा नहीं ले सकते। जो आपके 2A में आ रहा है, जीएसटीआर 2A आपको पता है, आप पोर्टल खोल के देखना, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। एक जीएसटीआर 2A होता है। 2A में क्या होता है, आपके सप्लायर ने जो परचेजेस करी ना, उस परचेज के जो सप्लायर हैं, सप्लायर ने अगर रिटर्न अपनी फाइल कर दी है तो वो आपके 2A में आ जाती है। तो डेटा अगर आपके 2A में आ रहा है तो वो आप उसका क्रेडिट ले सकते हो। ये बात कहां बोली गई है, रूल नंबर 36(4) में बोली हुई है। तो ये डेटा आपको यहां पर कहां से लेना है, देखिए दो ऑप्शन है, या तो आप ले लो 2A से या आप अपनी बुक से ले सकते हो। लेकिन बुक से ले रहे हो तो आप लॉ को कंप्लाई नहीं कर रहे हो। बुक से लेने का मतलब है आपने 10 परचेजेस करी हैं लास्ट मंथ के अंदर, बात को समझो, और आपने 10 की 10 परचेज आपने यहां पर डाल दी। अब 10 की 10 परचेज आपने अपने क्लेम भी कर ली जीएसटीआर 3B के अंदर ना हो, आप क्लेम तो कर लोगे, पोर्टल आपको नहीं रोकेगा, बट क्या एज पर लॉ आपने वो ठीक किया? नहीं, एज पर लॉ नहीं है वो। रूल नंबर 36(4) का आपने कंप्लाई नहीं किया, इसलिए आपको जीएसटीआर 2A के अकॉर्डिंग जो है यहां पर परचेस लेनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए जीएसटीआर 2A के अंदर सारे के सारी परचेस नहीं आ रही है हमारी, कुछ हमारे लेट लतीफ सप्लायर है, उन्होंने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी है, वो कब हम क्लेम कर सकते हैं? तो अगले महीने में आप क्लेम कर सकते हो, या फिर जब आपका सप्लायर फाइल कर देगा, जब आपके 2A में वो वाला इनवॉइस आ जाएगा तब आप उसको क्लेम कर सकते हो, तब आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो। तो बेसिकली मैं यही प्रेफर करता हूं और यही एडवाइस भी करूंगा कि आप जो है 2A के बेसिस पर या फिर 2B के बेसिस पर, बेसिकली अब तो 2B नई रिटर्न आई है, उसके बेसिस पर आपको यहां पर डेटा जो है वो लेना चाहिए और इनवॉइसेस को लेना चाहिए यहां पर।
चलिए, तो ये परचेज की डिटेल आप यहाँ डाल दोगे, पार्टी का नेम, जीएसटी नंबर, इनवॉइस नंबर क्या है, डेट, फाइनेंशियल ईयर, मंथ, अमाउंट एंड जीएसटी। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है डेटा एनालिसिस। यहां पर आपको कुछ नहीं करना, आप ये यहां पर अब ये सिस्टम एक्सेल की यूटिलिटी अपने आप काम करेगी। आपको क्या करना है, यहां पे सबसे पहले तो रिफ्रेश कर लो डेटा। देखिए पाइवट टेबल है ये, तो आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा सो दैट डेटा आपका एडजस्ट हो जाए। अच्छा, एक चीज और बताता हूं, ये तो मैं आपको अक्टूबर का बता रहा हूं, अगले महीने के लिए आपको नई शीट नहीं लेनी है। अगले महीने के लिए आपको इस शीट में नीचे जाना है और सारा का सारा डेटा, ये अक्टूबर का हो गया, इसके नीचे डेटा कौन से मंथ का आएगा, नवंबर मंथ का डेटा आएगा। आपको यहां पर पीरियड में क्या लिखना पड़ेगा, नवंबर लिखना पड़ेगा, और इसके नीचे सारा डेटा कॉपी पेस्ट कर दो। तो हर महीने आपको दोबारा नई नई एक्सेल शीट बनाने की जरूरत नहीं है, आपने एक बार बना लिया ये, इसके अंदर ही आप डेटा ऐड ऑन करते जाइए हर महीने का। अच्छा जी, जीएसटीआर 3 भी आ गई। अब आप यहां पे जाकर के सबसे पहले तो रिफ्रेश करो सारी शीट्स को, जितनी पाइवट टेबल्स हैं सबको क्या कर लो, एक बार रिफ्रेश कर लो। रिफ्रेश करने के बाद में ना, ये टेबल्स जो मैंने बताई है किस बेसिस पर बनाई हुई हैं, ये टेबल्स मैंने बनाई हुई हैं हमारी जीएसटी रिटर्न के बेसिस पर। देखिए पहले हम एनालिसिस कर रहे हैं जीएसटीआर 3B का, उसके बाद जीएसटीआर 1 का, और फिर लास्ट में टीसीएस जो हमने रिसीव किया वो, और फिर इसकी रिटर्न को कैसे फाइल किया जाता है वो समझ लेंगे और हमारा काम हो गया। चलिए, तो गाइस सबसे पहले टेबल नंबर 3.1 आपको क्या करना है, ऊपर से फिल्टर लगाना है कौन सा फाइनेंशियल ईयर है आपका। तो देखिए आप मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर का डेटा भी इस एक एक्सेल शीट के अंदर जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। सो अभी हम 2021 का करेंगे, और पीरियड कौन सा है मैंने आपको बताया, अक्टूबर मंथ जो है उसका मैं आपको करके दिखा रहा हूं। तो जितनी आपकी सेल्स है वो आ जाएगी, जो आपके रिटर्न्स हैं वो आ जाएंगी, और आपका नेट आ जाएगा, टोटल ग्रैंड टोटल आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद नीचे मैंने, देखिए नीचे मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा सो दैट आपको देखने में ईजी हो। नीचे मैंने नेगेटिव स्टेट्स कुछ दिया हुआ है, इसको समझते हैं नेगेटिव स्टेट्स का मतलब क्या होता है। देखिए जब आप ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं ना, तो बहुत कॉमनली चीज होती है कैंसिलेशन या फिर रिटर्न जो है ना, बहुत ज्यादा रिटर्न्स आती हैं ना। कभी कभी क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स में जब आप ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं तो आप पूरे इंडिया में बेच रहे हैं, तो आप किसी स्टेट में मान लीजिए किसी पर्टिकुलर मंथ में आपकी कोई सेल तो हुई नहीं है, लेकिन रिटर्न आ गई है आपके पास गुड्स। पॉइंट को समझो, मान लो दिल्ली में आप रहते हो, दिल्ली से आप जो है उत्तर प्रदेश में सेल करी आपने सितंबर मंथ में, वो सितंबर मंथ की सेल आपके पास रिटर्न होकर के आ गई अक्टूबर में, लेकिन अक्टूबर में आपकी उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी सेल नहीं हुई है। तो यहां पर जो डेटा है ना टेबल नंबर 3.2 में, यहां पर उत्तर प्रदेश का डेटा नेगेटिव आ रहा होगा, नेगेटिव। नो, नेगेटिव डेटा हम अपनी जीएसटीआर 3B के अंदर पुट नहीं कर सकते। इस पॉइंट को आप ध्यान से समझो। जब आप जीएसटीआर 3B में अभी हम डेटा फिल करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको डेटा फिल करना है, वहां पर हम नेगेटिव फिगर तो पुट ही नहीं कर सकते भाई, फिर उसकी एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। उसके लिए आपको एडजस्टमेंट क्या करनी है, आप नेगेटिव फिगर्स को यहां पर ऐड कर दो अपनी सेल्स के अंदर। ये जो सेल है आपका ग्रैंड टोटल है, इसमें ऐड कर दो, और जो फाइनल वैल्यूज आएंगी उसको आप अपनी जीएसटीआर 3B में ले जाओ। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई आपने अपनी सेल्स रिटर्न को यहां पर इग्नोर कर दिया। ऐड करने का मतलब ये आपने अपनी सेल रिटर्न को इग्नोर कर दिया। तो अगर सेल रिटर्न इग्नोर कर रहे हो तो आपने तो अपनी सेल ज्यादा दिखाई, आपने तो जीएसटी ज्यादा पे कर दिया। अरे जीएसटी ज्यादा पे कर दिया ठीक बात है, उसको आप अगले महीने एडजस्ट कर लेना। अक्टूबर में आपने जीएसटी ज्यादा पे करा ना, सेल्स ज्यादा दिखाई है, और वो तो सिस्टम का फॉल्ट है ना। अब सिस्टम नेगेटिव वैल्यू नहीं ले रहा तो हम कहां से डाल सकते हैं उसके अंदर। तो उसकी एडजस्टमेंट्स क्या बन के आती है, ये एडजस्टमेंट बन के आती है कि उसको आप अभी इग्नोर करो, अगले महीने उसका जो है आप माइनस कर लेना। अगले महीने मान लो आपने सेल करी उत्तर प्रदेश में, तो जो अगले महीने की उत्तर प्रदेश की सेल है उसमें से आप माइनस कर दो, जो वो वाली आपकी जो पिछले महीने की अनएडजस्टेड अमाउंट थी वो, ठीक है। लेकिन इस देखो इस वाले डेटा में तो अभी मेरा कुछ माइनस में आया नहीं है, कोई सी भी फिगर माइनस में नहीं आई है। देखो मैं दिखा देता हूं आपको, ये देखिए ये साइड में जो सेल्स हैं, देखिए सारी सेल्स ये पॉजिटिव है, इसमें कोई भी माइनस वाली फिगर, नेगेटिव फिगर्स कोई भी हमारी नहीं है। ओके जी सर, ओके, ये समझ में आ गई, ये वाली टेबल तो हमको समझ में आ गई, ये भी समझ में आ गया नेगेटिव फिगर्स को कैसे एडजस्ट करना है। ओके सर, अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टेबल की तरफ, टेबल नंबर 3.2। टेबल नंबर 3.2 बेसिकली ये जीएसटीआर 3B की टेबल है। यहां पर आपको इंटरस्टेट B2C सप्लाई डालनी होती है। इंटरस्टेट का मतलब होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, B2C सप्लाई का मतलब होता है बिजनेस टू कस्टमर सप्लाई, यानी जब आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल कर रहे हैं। यहां पर मैंने एक स्टेट जो है वो हाईलाइट किया हुआ है, बताओ ये कौन सा स्टेट होगा। ये तो जो क्लाइंट का, जो मेरे क्लाइंट का अपना स्टेट है वो स्टेट होता है, यानी कर्नाटका मैंने हाईलाइट किया है, तो मेरे क्लाइंट कर्नाटका का है, दैट्स व्हाई आई हैव हाईलाइटेड दिस रो। और उसके अलावा क्योंकि मेरे को डालना इंटरस्टेट ना, इंटरस्टेट मतलब कर्नाटक से जो दूसरे स्टेट्स में उन्होंने सप्लाई की है, जो कर्नाटक के अंदर की सप्लाई है उसको इंट्रा स्टेट बोला जाता है। तो यहां पर इंट्रा स्टेट नहीं डालना है। तो यहां पर एक फिल्टर और ऐड हुआ ऊपर, देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। सबसे पहले तो देखिए फाइनेंशियल ईयर का फिल्टर है,
फिर पीरियड का फिल्टर है और लास्टली B2C। अब यहां पर देखो B2B नहीं आएगा, ओनली B2C आएगा यहां पर। ओके जी, तो ये फिल्टर लग गया। उसके बाद नेक्स्ट आओ ITC। ना ITC कहां से बना होगा, हमने अभी अभी परचेज की डिटेल डाली ना, तो परचेज की डिटेल से हमारा जो है ये टेबल ITC की टेबल जो है वो जनरेट हुई है ना। यहाँ पर आपका IGST आपको इतना मिलेगा, CGST इतना मिलेगा और SGST इतना मिलेगा। गाइस ये सारी फिगर्स आपको अपनी GSTR 3B के अंदर पुट कर देनी है और आपकी GSTR 3B को फाइल कर देना है। अच्छा जी, नेक्स्ट समझते हैं GSTR 1 की कंपटीशन कैसे होगी। ओके, GSTR 1 में देखिए सबसे पहले तो आपका B2B इनवॉइसेस। देखिए जनरली ऑनलाइन सेलिंग में B2B सेल्स जो बहुत ही कम होती है, बहुत कम होती है। मतलब 90% चांसेस हैं कि आप B2C सेल कर रहे हो और ओनली 5 to 10% चांसेस होते हैं कि आपकी B2B सेल जाएगी। B2B का मतलब आप रजिस्टर्ड पर्सन को सेल करोगे। नाउ B2C वाली सेल है, यहां पर सारा डेटा आता है। नाउ यहां पर डेटा आपको बाइफरकेट करना पड़ता है स्टेट वाइज एंड रेट वाइज। तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग यहां पर एक पाइवट लगाया हुआ है। सबसे पहले आपका स्टेट, उसके बाद रेट। 18 का मतलब क्या है कि ये 18% रेट है और ये ऊपर स्टेट यानी स्टेट वाइज रेट वाइज। अब जैसे कि देखिए कर्नाटका की अगर बात करें तो कर्नाटका में मेरा 18% भी है और 28% भी है। केरला की बात करें तो 3% है और 18। अब ये 3% रेट है ना, GST का रेट है। मान लीजिए 4 प्रोडक्ट्स हैं इस क्लाइंट के, 5 प्रोडक्ट्स हैं, तो सबके ऊपर अलग अलग रेट हो सकता है। तो रेट के अकॉर्डिंग हमको जो है डेटा डालना पड़ता है अपनी GSTR 1 के अंदर। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने ये पाइवट जो है यहाँ पर लगाई हुई है। उसके बाद गाइस हमको चाहिए होता है ना GSTR 1। देखो वैसे GSTR 1 तो हमको फ्लिपकार्ट भी प्रोवाइड करता है, लेकिन फिर भी अच्छा है ना, आप यहाँ पर भी बना लो। आपको यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा एफर्ट तो करना नहीं है। यहाँ से डेटा को वेरीफाई कर लो अपने GSTR 1 ने। जो आप GSTR 1 फ्लिपकार्ट का है, फ्लिपकार्ट का GSTR 1 और अपना टेम्पलेट वाला GSTR 1 दोनों को आप वेरीफाई भी कर सकते हो, तो आपके लिए तो अच्छी चीज़ है ना। लास्टली हमारा है HSN वाइज रिपोर्ट। सो HSN वाइज रिपोर्ट जो है ये भी आपको अपनी GSTR 1 में डालनी होती है। और लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या है आपके इनवॉइस नंबर, डॉक्यूमेंट कौन कौन से इशू के, ये आपको डालना पड़ता है गाइस। उसके बाद बारी आती है TCS की। देखिए TCS की कंपटीशन आप कैसे करोगे। TCS की कंपटीशन भी आपकी अपने आप हो जाएगी। TCS वाली शीट पे जाओ, यहाँ पे डेटा को आप रिफ्रेश कर दो एक बार और यहाँ पे पीरियड सेलेक्ट कर लो अक्टूबर और यहाँ पर उसका टोटल कर दो, तो टोटल अपने आप आ जाएगा, कुछ करना नहीं है आपको। यहाँ पे अपने आप ये आपका टैक्सेबल अमाउंट है और ये उसकी TCS वैल्यू है, तो ये आपका TCS का डेटा प्रिपेयर हो गया। गाइस अपनी डेटा सारा का सारा डेटा प्रिपेयर हो चुका है। अब बात आ रही है आपको कितना GST पे करना पड़ेगा। भाई ये तो आपने बताया ही नहीं। तो जब आप GSTR 3B फाइल करोगे, वहां पर सारी डिटेल्स डालोगे, सिस्टम अपने आप कंप्यूट कर देगा कि आपका GST बनता है या आपको GST नहीं बनता है। आपका ओपनिंग बैलेंस से एडजस्टमेंट्स होंगी, अगर आपका पहले का कोई ITC बचा है उससे एडजस्टमेंट्स होंगी, करंट ITC है उसकी एडजस्टमेंट होगी। पोर्टल अपने आप बता देगा कि आपको GST पे करना है, चालान बनाना है कोई, या आपको ITC से आपका काम बन जाएगा। हमने तो अपना सारा का सारा डेटा प्रिपेयर कर लिया। हमारा ये समझ लो 70% काम हो चुका। अब तो बस डेटा एंट्री है। अब तो यहां से कॉपी करो और पेस्ट कर दो अपने GST के पोर्टल पे जाकर के। चलिए गाइस कंप्यूटेशन वाला पार्ट हमारा हो चुका है। अब चलते हैं अपनी GST रिटर्न फाइलिंग की तरफ। सबसे पहले आपको दिखाऊंगा TCS की रिटर्न, फिर देखेंगे GSTR 1, फिर देखेंगे GSTR 3B। चलो गाइस पोर्टल पे चलते हैं। सो मैं आपको क्लाइंट का लॉगिन करके दिखाता हूं कि क्लाइंट का पोर्टल पे चलते हैं। वहां पर सबसे पहले देखेंगे कि भाई आपको कैसे फाइल करनी है अपनी TCS की रिटर्न। अच्छा TCS रिटर्न में आपको थोड़ा समझा देता हूं। देखिए जब आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सेल करते हैं ना, तो गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया हुआ है कि जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर है यानी फ्लिपकार्ट है, आज हम फ्लिपकार्ट की बात कर रहे हैं। फ्लिपकार्ट जो है वो आपका 1% TCS काटेगा टैक्सेबल वैल्यू का। जो आपका टैक्सेबल वैल्यू होगी उसका 1% TCS काट करके फ्लिपकार्ट जो है वो गवर्नमेंट को जमा कराएगा ना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, देखिए गवर्नमेंट को आपके 1% GST का कुछ नहीं करना है। गवर्नमेंट को आपकी सेल्स जाननी है कि ऐसा तो नहीं है आप फ्लिपकार्ट पे सेल कर रहे हो 1 लाख रुपए की, GST पे सेल दिखा रहे हो 50,000 रुपए की, ऐसा तो नहीं है। तो रिकंसिलेशन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो गाइस चलते हैं। आप यहां पर देखो आपको TCS रिटर्न के लिए कहां जाना है। रिटर्न डैशबोर्ड पे आपको TCS की रिटर्न नहीं मिलेगी और TCS की रिटर्न भरना मैंडेटरी भी नहीं होता। गवर्नमेंट इतनी तेज है ना, क्योंकि TCS की रिटर्न में तो आपको आपका क्रेडिट मिलेगा आपको उसका, तो गवर्नमेंट रिटर्न डैशबोर्ड पे नहीं मिलता है। वो आपको कहां पे देखना पड़ेगा, सर्विसेज में जाओ, ऊपर रिटर्न्स में जाओ और ये लास्ट में आपको दिख रहा होगा TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव्ड, यहां पर आपको जाना है। यहां पर आपको नाउ यहां पर गाइज आपको क्या पीरियड सेलेक्ट करना है। सो आपका पीरियड लेट्स सपोज अक्टूबर का है, अक्टूबर में आप सर्च करो। उसके बाद में TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव,
उसको ओपन करो। नाउ यहां पर आप देखो जो नीचे टीसीएस रिसीव है ना, यहां पर आपको जाना है, इसको आप सेलेक्ट करो और इसके बाद में ये आपकी फिगर्स आ जाएंगी। देखिए जी, अब ये फ्लिपकार्ट ने डेटा डाला है, यहाँ पे ये ऑटोमेटिक डेटा है, यहाँ पर हमने कुछ नहीं डाला ना, हमने कुछ एंटर किया। फ्लिपकार्ट ने बोला है जी भैया अक्टूबर मंथ में ना जो ये जो मेरा क्लाइंट है इसने क्या है, इतने की सेल, इतने की ग्रॉस वैल्यू है, इतनी उसकी रिटर्न्स आई हैं और इतने की नेट वैल्यू ऑफ सेल्स है, और ये जो है वो टीसीएस हमने कलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि यहां पर आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, या तो आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हो या आप इसको रिजेक्ट कर सकते हो। एक्सेप्ट कब करोगे, जो अभी हमने डेटा बनाया उस डेटा से अगर ये वैल्यू फिगर्स आपकी मैच हो जाती हैं तो आप एक्सेप्ट करो, वरना आप रिजेक्ट करो। अच्छा, एक्सेप्ट करोगे और इसको फाइल कर दोगे तो आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर ये वाला बैलेंस जाएगा। मैं बताता हूं, ये वाला बैलेंस जो है वो आपके कैश लेजर के अंदर ऐड हो जाएगा। अच्छा जी, अगर आप इसको रिजेक्ट कर देते हो फिर क्या होगा, रिजेक्ट करने के बाद ये जो इन्फॉर्मेशन है ये चली जाएगी फ्लिपकार्ट के पास, और फ्लिपकार्ट के पोर्टल में ये शो, फ्लिपकार्ट का पोर्टल मतलब फ्लिपकार्ट का जीएसटी पोर्टल, तो फ्लिपकार्ट के जीएसटी पोर्टल में ये डेटा शो होने लगेगा और वहां पर उनको फिर दोबारा वो रीचेक करेंगे कि भैया इसने रिजेक्ट क्यों करी, तो फिर वो अपने पार्ट पे एडजस्टमेंट्स करेंगे। और इस टीसीएस की रिटर्न को यहां पर आपको फाइल करना होता है। सो यहां पर आपको ये रहा प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करना है। प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करने के बाद में आपको यहां पर एक बार वेरीफाई करके यहां पर सिग्नेचर करने हैं एंड फाइल टीडीएस टीसीएस क्रेडिट, और आपके पास ओटीपी आएगा, ओटीपी वेरीफाई करके आप जो है उसको फाइल कर सकते हो। तो मैं ओटीपी मांग के अभी ओटीपी से कर दूंगा थोड़ी देर में। ये ऐसे आपको जीएसटीआर की जो टीडीएस की टीसीएस की रिटर्न होती है, सॉरी जो आपकी टीसीएस की रिटर्न होती है वो आपको इस तरीके से फाइल करनी होती है। चलिए जी, ये तो कंसेप्ट हुआ टीसीएस की रिटर्न का। अब चलते हैं अपनी जीएसटी की रिटर्न की तरफ, जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3B की तरफ। गाइस वीडियो जो थोड़ी सी लंबी हो रही है, बट टेंशन ना लो, जितना डिटेल में आप समझोगे ना उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। आप मिस्टेक्स नहीं करोगे, आप गलती नहीं करोगे रिटर्न फाइलिंग करते टाइम पर। चलिए अक्टूबर मंथ की मैं आपको दिखाता हूं जीएसटीआर 1। एक्चुअली मैंने डेटा सबमिट कर दिया है, बट मैं आपको फिर भी बताता हूं कैसे आपको डेटा जो है वो एंटर करना है। चलिए अपनी टेम्पलेट पे आ जाओ ना। जीएसटीआर 1 तो बहुत ईजी है भरना, क्योंकि जीएसटीआर 1 तो जो हमको फ्लिपकार्ट है वो भी प्रोवाइड करता है, आप वहां से भी डेटा उठा सकते हो, या फिर आपने हमारे टेम्पलेट में अगर आपने डेटा डाल दिया है तो हमारे टेम्पलेट में भी ऑटोमेटिकली जो है वो आपका बन जाएगी जीएसटीआर 1। तो जीएसटीआर 1 में आप जाओगे, जीएसटीआर 1 की ये रहा एनालिसिस, मैं आपको शो कर देता हूं। B2B इनवॉइसेस में तो कुछ आएगा नहीं, मैं आपको एक बार पोर्टल पे दिखाता हूं। देखिए सबसे पहले B2B इनवॉइसेस, तो B2B का मतलब रजिस्टर्ड पर्सन को तो बिल्कुल 10% 5% चांसेस है कि आपने सेल की हो। अगर कोई एक दो इनवॉइसेस हैं तो आप यहाँ पर डाल सकते हो, वरना आपको यहाँ पर कुछ नहीं डालना। B2C लार्ज इनवॉइसेस, ना ये B2C लार्ज इनवॉइसेस है, यहाँ पर डेटा मत डाल देना। B2C तो है लेकिन ये लार्ज इनवॉइस का मतलब वो इनवॉइस जो वो इनवॉइसेस जिसकी वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा है। तो ऑनलाइन सेलिंग में 2.5 लाख का तो आप क्या ही बेचते हो यार। चलो फिर भी अगर 2.5 लाख से कोई एक इनवॉइस की वैल्यू बोल रहा हूं मैं, सारे इनवॉइसेस का मिलाकर नहीं, एक इनवॉइस की वैल्यू, अगर एक इनवॉइस की वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा है उनकी डिटेल डालनी होती है। उसके बाद डेबिट नोट क्रेडिट नोट, जो इसके क्रेडिट नोट डेबिट नोट यहाँ आते हैं और इसके डेबिट नोट क्रेडिट नोट यहाँ आते हैं। एक्सपोर्ट करते हो तो आप उसकी डिटेल यहाँ आएगी। उसके बाद अमेंडमेंट अगर कोई होती है ना, जैसे ये सारे जो टैब्स हैं 5 टैब्स हैं, इनमें कोई मिस्टेक कर दिया आपने तो इसकी अमेंडमेंट आप करोगे नेक्स्ट वाले रिटर्न के अंदर। जीएसटी को आप रिवाइज नहीं कर सकते हो, आपको नेक्स्ट मंथ में एडजस्टमेंट करनी है। तो ये वाले जो कॉलम्स है ना, यहां से यहां तक के, ये सारे अमेंड करने के होते हैं। जो गलती आपने करी उस गलती को सुधारने के ऑप्शन होते हैं बेसिकली ये, ठीक है। तो अगर कोई गलती हुई है तो वो आपको यहाँ पर सुधारनी पड़ती है। वैसे इसमें भी आपकी कोई डिटेल आएगी नहीं, अगर आपकी ऊपर इसमें इन कॉलम्स में कोई डिटेल नहीं आ रही तो यहाँ पर भी कोई डिटेल नहीं आएगी। जब सारा कहीं डिटेल ही नहीं आ रही तो जीएसटीआर में भरना क्या है भाई, बता रहा हूँ, रुक जाओ, थमो। अदर डिटेल्स के अंदर आपको जाना है, जो 7th नंबर टेबल होती है B2C अदर्स। B2C अदर्स का मतलब होता है जब आप स्मॉल टैक्स पेयर्स को सेल करते हैं, उसकी डिटेल आपको यहां पर डालनी होती है। ना यहां पर डिटेल जाती है 2 तरीके से, अब बात को बहुत ध्यान से समझ लो, गलती मत करना। एक स्टेट वाइज, दूसरा रेट वाइज। मतलब स्टेट वाइज बाइफरकेशन करना है, फिर रेट वाइज बाइफरकेशन करना है, फिर यहां पर डिटेल डालनी है, जैसा कि हमने अपनी शीट में किया हुआ है। देखिए ये रहा B2C स्मॉल, देखिए पहला यहाँ पे B2B में कुछ भी नहीं आया, B2C स्मॉल इनवॉइसेस डिटेल। ना यहाँ पर ना आपका अपना स्टेट भी आता है, जो जीएसटीआर 3B अभी हम भरेंगे
वहां पर आपको अपना स्टेट नहीं चाहिए होता है, लेकिन जब GSTR 1 में आप भर रहे हैं B2C तो आपको सारे स्टेट्स की डिटेल भरनी होती है। और कैसे भरनी होती है? स्टेट वाइज एंड रेट वाइज। चलो जी, तो देखो स्टेट वाइज मैंने जैसे आंध्र प्रदेश में 18% है, बिहार में 18% है, कर्नाटका में 18 और 28 दो रेट्स हैं, तो वो दोनों के अकॉर्डिंग डालना है आपको। और एक अच्छी चीज ये है कि GSTR 1 के अंदर ना आप नेगेटिव फिगर्स डाल सकते हो। सो लेट्स सपोज केरला की अगर मैं बात करूं, सो एक केरला की बात करें तो केरला में गाइस देखिए मेरा 3% है वो माइनस में है। इसका मतलब जो 3% वाला था वो मैंने सितंबर में सेल किया है मेरे क्लाइंट ने, और उसका जो रिटर्न है वो कब आई है? अक्टूबर मंथ में आई है। और लेकिन अक्टूबर में 3% के रेट से कोई भी सेल नहीं हुई, इसलिए मेरी वो फिगर माइनस में आ रही है। तो जीएसटी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर मैं वो फिगर माइनस में डाल सकता हूँ। देखिए यहाँ पर माइनस में फिगर आ रही है, देखिए ये रखी, ये रही फिगर माइनस वाली। सो GSTR 1 में दिक्कत नहीं आती है। GSTR 1 के अंदर आप माइनस में फिगर पुट कर सकते हो, बट GSTR 3B के अंदर आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये बात भी ध्यान में रखना। और उसके बाद सारी डाल दो। देखो जैसे ये उत्तर प्रदेश में 3 रेट्स हैं, तो 3 रेट के अकॉर्डिंग आप डाल दो, जो स्टेट वाइज और रेट वाइज, यानी पहले स्टेट फिर रेट। तो क्या आपको 3 बार डेटा एंटर करना पड़ेगा? बिल्कुल 3 बार। कैसे 3 बार? मैं दिखा देता हूं आपको एक बार। ये ऐड डिटेल आप करोगे, ऐड डिटेल में सबसे पहले आप डालो 3%, उसके बाद उसको सेव कर दो, उसके बाद दोबारा ऐड डिटेल करो, दोबारा डालो 18% का, उसको सेव करो, फिर तीसरी बार ऐड डिटेल करो और फिर डालो 28% का और उसको सेव कर दो। सो गाइस इस तरीके से आपको जो है सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर अपने B2C, तो आपके लिए जो मेन टेबल हुई वो कौन सी वाली टेबल हुई? जो टेबल नंबर 7 है। आपके जो सारा डेटा जो जाएगा B2C वाला वो कहाँ जाएगा? टेबल नंबर 7 के अंदर जाएगा। अच्छा, ये डेटा तो खैर हमारी टेम्पलेट से आएगा। बाकी अगर आप चाहो तो आप ये वाली फिगर्स कहाँ से भी डाल सकते हो। GSTR 1 के लिए तो देखो ये रिपोर्ट है और यहाँ पर टेबल नंबर 7A ये है यहाँ से, और ये रहा, ये फ्लिपकार्ट की रिपोर्ट है बेसिकली, फ्लिपकार्ट की GSTR 1 है। तो आप यहाँ से भी डेटा कॉपी पेस्ट करके डाल सकते हो। बेसिकली हमारी शीट में थोड़ा सा कन्वीनियंट लगता है क्योंकि हम तो इसको यूज करते हुए आ रहे हैं। तो अब दोनों जगह सेम होगा, देखो डेटा सेम होगा, कोई डेटा में मिसमैच नहीं होगा। और मिसमैच हो रहा है तो आपको चेक करना है क्यों मिसमैच हो रहा है, क्योंकि GSTR 1 ये भी है, GSTR 1 की डिटेल्स वो भी है, तो वो दोनों चीजें जो है वो सेम होनी चाहिए। ओके जी, यहाँ पे डालने के बाद में आप क्या करो, यहाँ से एक बार बैक आ जाओ। मैंने तो बेसिकली डिटेल सारी डाली हुई है वहां पर, सो मैं सारी डिटेल्स डाल के नहीं दिखा रहा आपको। उसके बाद निल रेटेड है तो यहाँ आएगा, निल रेटेड तो बेसिकली अगर आप करते हो तो यहाँ आता है, वरना नहीं आना। यहाँ पर कुछ टैक्स लायबिलिटी अगर आप एडवांस रिसीव करते हो, वैसे ऑनलाइन वाले में आप एडवांस क्या ही रिसीव करोगे, आपको खुद 15 से 20 दिन का जो टाइम गैप होता है उसके बाद पेमेंट मिलती है। एडजस्टमेंट अगर कोई होती है एडवांस में तो वो भी ऑब्वियसली कुछ नहीं होगी। HSN वाइज समरी आपको डालनी होती है। सो HSN वाइज समरी वैसे हमारे टेम्पलेट में भी बन के आ जाएगी, आपकी बस डेटा रिफ्रेश करना है, तो ये यहाँ से आप डाल सकते हो। वरना उसके अलावा मैंने आपको बताया जो फ्लिपकार्ट की GSTR 1 की रिपोर्ट होती है वहां से भी आप ये डिटेल्स डाल सकते हो। दोनों जगह सेम डिटेल होती है, कोई डिफरेंस, ज़्यादा क्या कुछ भी डिफरेंस नहीं होता। सो ये सारी फिगर्स मैंने ऑलरेडी डाली हुई है यहाँ पर, मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ जल्दी से। ये सारी फिगर्स देखिए, ये सारे के सारे HSN कोड वाइज डिटेल जो है मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई है। ओके जी, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंट इशूड। सो डॉक्यूमेंट इशूड के लिए आप हेल्प ले सकते हो, जो GSTR 1 की रिपोर्ट होती है यहां पर आपको डॉक्यूमेंट्स इशूड जो है वो मिल जाएगा सेक्शन नंबर 12, 13, हाँ 13 के अंदर ये। तो यहां से आप डाल सकते हो सीरीज यहां से यहां तक, टोटल नंबर दिस एंड दिस। कहां पे डालना होता है मैं आपको दिखा देता हूं। इसको आप जैसे ऐड करोगे ना, यहां पर ये देखिए मैंने डाला हुआ है, ये मेरे फ्रॉम से टू टोटल इनवॉइसेस 66 0 और नेट जो अपने आप आ जाएगा। उसके बाद नीचे जाकर के क्या कर दो, इसको सेव कर दो सिंपली, तो ये डेटा आपका जो है वो सेव हो जाता है। ओके जी, उसके बाद GSTR 1 में आपका क्या बचा, कोई अमेंडमेंट है। जो ऊपर के 2 कॉलम थे ना, ये वाला और ये वाला, कौन सा वाला, दिस एंड दिस, इन 2 कॉलम्स की अगर कोई अमेंडमेंट है तो वो अमेंडमेंट कौन से कॉलम्स में जाती है, नीचे इन 2 कॉलम्स के अंदर जाती है, इसके अंदर और इसके अंदर। सो अगर वैसे एडवांस मिलता नहीं तो एडजस्टमेंट बिल्कुल चांसेस है नहीं कि इसमें कोई डेटा आपका एंटर हो। अच्छा, इसमें आपका डेटा एंटर हो सकता है, तो इसमें डेटा ऐसा एंटर होगा, ये B2C की अमेंडमेंट्स होती हैं, जो 7th नंबर है ना इसकी अमेंडमेंट्स होती हैं। सो लेट्स सपोज जो फ्लिपकार्ट ने आपको रिपोर्ट दी उसमें उसने स्टेट का थोड़ी गड़बड़ कर दी। मान लो उत्तर प्रदेश की सेल थी और उसको उसने दिखा दिया कर्नाटका की सेल में या किसी और स्टेट की सेल में दिखा दिया, तो उस केस में क्या होता है, वो आपको यहाँ पर अमेंड करनी पड़ती है नेक्स्ट वाली रिटर्न के अंदर। ठीक है, वो डिटेल ये भी आपको GSTR 1 की जो फ्लिपकार्ट की रिपोर्ट होती है वहां पर मिल जाएगी।
सो गाइस ये सारी की सारी डिटेल्स डालने के बाद आपको करना क्या है, सिंपली सबमिट करना है। पहले सबसे पहले जनरेट कर लेना समरी। अच्छा मैं आपको बता देता हूं, मैंने क्या जनरेट की हुई है। आपको सबसे पहले जनरेट करनी है समरी, और समरी जनरेट करने के बाद में आपकी फिगर्स आएंगी। आप यहां पर आओगे, आपकी फिगर शो नहीं करेगा, जब आप समरी जनरेट करोगे तब आपकी फिगर्स जो यहां पर शो करेगा। और उसके बाद में आप यहां पर एक्नॉलेज करके सबसे पहले सबमिट करोगे। सबमिट होने के बाद में फिर आपका फाइलिंग रिटर्न का जो टैब है वो इनेबल होगी। उसके बाद आप जा सकते हो फाइल रिटर्न्स वाले ऑप्शन के ऊपर। अच्छा यहां पर भी ना कभी कभी, जैसे मैंने तो काफी थोड़ी देर पहले इसको सबमिट कर दिया था, लेकिन अगर आपने रिसेंटली सबमिट किया है तो यहाँ पर एक एरर आती है, वो बहुत कॉमन एरर होती है, वो दूर हो जाएगी। बस 5 से 10 मिनट का आपको वेट करना है, दोबारा से आप यहाँ पर आओगे तो वो एरर जो है अपने आप खत्म हो जाती है। उसके बाद आप सिंपली अपने ईवीसी या फिर डीएसटी से अपनी जीएसटी की रिटर्न को फाइल कर सकते हो। सो गाइस ये तो था कंसेप्ट कि भैया आपको जीएसटीआर 1 कैसे फाइल करनी होती है, और स्पेशली हम बात कर रहे हैं आज फ्लिपकार्ट सेलर्स की। ओके अब चलते हैं जीएसटीआर 3B की तरफ, जहां पर आपको जीएसटी की पेमेंट करनी होती है। ओके जी, फॉर द 2021 एंड फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर में आपको दिखा रहा हूं अब जीएसटीआर 3B। आइए जीएसटीआर 3B में चलते हैं। सबसे पहले यहां पर आपको सेलेक्ट करना है, अगर आप नील रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको यस करना है, और नील रिटर्न में कुछ भी नहीं करना, बस यस कर दो, ओटीपी डाल दो, हो गया काम। नील रिटर्न में कुछ नहीं होता, लेकिन नील रिटर्न तभी करनी है जब कोई सेल नहीं हुई है। सेल हुई है तो नील रिटर्न मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगी। दूसरा पॉइंट होता है बी में आपको यस करना है कि जब आपने कोई सेल करी है, ऑब्वियसली अगर आपने सेल करी है तो आप यस करोगे। और सी पॉइंट ये इंपॉर्टेंट होता है ना, अगर आप ऑनलाइन सेलर हो ना, स्पेशली फ्लिपकार्ट में हो या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे भी करते हो, तो सी वाला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप एक स्टेट में बैठ के पूरे इंडिया में माल बेचते हो। जो ये ऑपरेटर्स होते हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर, ये ऐसा नहीं है कि खाली एक स्टेट में ऑपरेट करते हैं, ये पूरे नेशन में ऑपरेट करते हैं, डिफरेंट स्टेट्स में ऑपरेट करते हैं। और जनरली यहाँ पर B2C सप्लाईज ही होती हैं। तो यहाँ पर हमको वही डिटेल्स डालनी होती है कि भैया आपने इंटर स्टेट सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 90% चांसेस है आप यहाँ पर यस आपको करना ही पड़ेगा, आपने इंटर स्टेट सप्लाई की होगी। उसके बाद डी जो है ये होता है आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर आपका कोई है, आपने परचेजेस करी हैं तो वो आपका यहाँ पर आएगा। और ऑब्वियसली शिपिंग और कमीशन के इनवॉइस तो होंगे ही, अगर आपने सेल करी है तो शिपिंग का इनपुट और कमीशन का इनपुट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पर भी आपको यस करना है। अगर आपने नील रिलेटेड सप्लाई करी है तो यस करो, और वरना नो। नील रिलेटेड सप्लाई अगर नहीं रिसीव करी है तो नो कर दो। नेक्स्ट है कोई इंटरेस्ट या लेट फीस है, यहाँ पर आप नो ही करो। अगर आप लेट फाइल कर रहे हो तो अपने आप यहाँ यस होता है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है नील रिलेटेड में क्या होगा, ठीक है गाइज। ये सारी फिगर्स फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट पे जाना है। उसके बाद देखो कैसे आपको फिगर्स को पुट करना है। 3.1 में आपको डालना है टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई। यहाँ पर आपको कहाँ से फिगर डालनी है, सिंपली आप हमारे टेम्पलेट में जाओ और वहां से डिटेल्स को पिक कर लो ना। यहाँ ये तो सारी डिटेल्स आपकी कहाँ से मैच होनी चाहिए, जो आपने जीएसटीआर 1 में फाइल करी। ये आपकी सेल्स की डिटेल है ना, अरे ये आपकी सेल्स की तो डिटेल है। आउटवर्ड सप्लाई क्या हो गया, आपकी सेल्स हो गई, तो सेल की रिटर्न तो हमने जीएसटीआर 1 में भरी है अभी। तो जीएसटीआर 1 से ये वाली डिटेल्स मैच होनी चाहिए, ये बात भी ध्यान रखना, मिसमैच नहीं आना चाहिए। तो 13,803.46 और 2590.16, 85.19। सो हमारी फिगर जो है वो मैच्ड है। ये वाली फिगर मैच का मतलब मैंने डाली हुई है, एक्चुअली ये आपको डालनी पड़ेगी। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी यहाँ पर फीड की हुई है, आपको यहाँ पर ये सारी फिगर्स ऐड करनी है। टैक्सेबल वैल्यू दिस, इंटीग्रेटेड दिस, सीजीएसटी दिस और स्टेट। ऑटोमेटिकली नहीं आती हैं यहाँ पे फिगर्स, ये फिगर्स आपको डालनी पड़ती हैं, ठीक है। ओके जी, उसके बाद आप यहाँ पर कंफर्म करोगे, और कंफर्म करने के बाद उसको सेव कर दो एक बार, तो आपका यहाँ पर जो है वो आ जाएगा। तो आईजीएसटी कितना है वो आप मैच कर लो एक बार फिगर्स को, 2590.16 और 2590.16, 85.19, 85.19, ठीक है। इंटरस्टेट सप्लाईज में क्या होगा, यहां पर खाली आपकी स्टेट वाइज आएगी। अब ध्यान करो, जीएसटीआर 1 में हमने क्या समझा था, स्टेट वाइज और रेट वाइज। जीएसटीआर 3B में स्टेट वाइज और B2C, स्टेट वाइज एंड B2C ओनली। यहां पर रेट वाइज आपको अपने को बाइफिकेट करने की जरूरत नहीं है। तो टेम्पलेट में हमने देखो यहाँ पर रेट वाइज कोई फिल्टर नहीं है, बस खाली स्टेट वाइज है और B2C है। नाउ B2C है इंटरस्टेट, तो B2C वाला सारी डिटेल्स हमने B2C का फिल्टर तो ऊपर लगाया ही हुआ है, और इंटरस्टेट वाली चाहिए तो जो कर्नाटका है उसको हमने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है। दैट मीन जो आपका अपना स्टेट है उस स्टेट को आपको हाईलाइट करना है, वो वाला डेटा आपको नहीं डालना है यहाँ पर। कहने का मतलब खाली आईजीएसटी आएगा। देखो ना, खाली आईजीएसटी का कॉलम है ना। आईजीएसटी का मतलब क्या होता है, आईजीएसटी खाली तब लगता है जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स या सर्विस को डिलीवर करते हैं, सप्लाई करते हैं।
तो सारी फिगर्स मैंने डाली हुई है, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, यहाँ पे मैं फिगर्स ऐड नहीं करूँगा। सिंपली आपने स्टेट इतना है, इतना उसकी टैक्सेबल वैल्यू और उतना उसके ऊपर IGST, उसके बाद इसको क्या करना है, कंफर्म कर देना है। अब एक चीज जरूर मैच कर लेना कि आपका जो IGST है ये वाला वो इक्वल होना चाहिए इस वाले IGST से। इक्वल क्यों होना चाहिए? अरे भैया इक्वल नहीं होगा क्या? क्यों नहीं होगा इक्वल? इक्वल इसलिए होगा क्योंकि यहां पर IGST कब लगता है, जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई कर रहे हैं और ये आपकी इंटरस्टेट सप्लाईज हैं, तो ये दोनों 99% चांसेस है कि वो सिमिलर होंगे। हाँ, एक्सपोर्ट वाले केस में भी IGST लगता है, तो एक्सपोर्ट वाले केस में ये पॉसिबिलिटी है कि यहां पर आपकी फिगर ज्यादा आ जाए और यहां पर आपकी फिगर कम आ जाए। ठीक है, तो एक्सपोर्ट खाली एक एक्सेप्शन होती है, उसके अलावा तो आपकी दोनों जगह पर जो IGST है वो सेम ही आएगा। सेम नहीं आ रहा है तो एक बार चेक करो, आपने कोई मिस्टेक करी होगी। ओके जी, उसके बाद बारी आती है एलिजिबल ITC की। तो ITC तो आपके परचेज के बेसिस पर निकल के आ जाता है, जो कि हमारा यहाँ पर निकला हुआ है 607.28 यहाँ पे भी डालना पड़ता है। मैंने फिगर्स यहाँ डाली हुई है लेकिन आपको एंटर करनी है लाइक दिस 607.28, इस तरीके से आपको यहाँ पर फिगर ऐड करनी है एंड इसको कंफर्म कर देना है। उसके बाद आप सेव कर लो सारी फिगर्स को। सेव करने के बाद आप क्या करो, एक बार यहाँ पर रिफ्रेश करो ऊपर से, उसके बाद आपका प्रोसीड टू पेमेंट आ जाएगा। प्रोसीड टू पेमेंट पे जाओ, यहां पर सबसे पहले आपको दिखाएगा कि आपका कैश बैलेंस कितना है, आपका क्रेडिट लेजर बैलेंस कितना है। ठीक है, आपका कैश बैलेंस इतना है, क्रेडिट लेजर बैलेंस इतना है। उसके बाद नीचे जो है ये आपकी जो है GST की कॉम्पिटिशन, मैंने आपको बोला था सिस्टम पोर्टल जो है वो अपने आप GST की कॉम्पिटिशन कर लेगा। आपको बस डेटा लेकिन करेक्ट डालना है, ये चीज ध्यान रखना है। जो आपने अभी ITC लिया वो करेक्ट क्लेम करना है, सेल्स की डिटेल डाली वो करेक्ट डालनी है। ठीक है, वहां गलती मत करना। ये हमारा डेटा आ गया। उसके बाद सबसे लास्ट में यहाँ पर आप जाओगे ना तो ये होता है कॉलम एडिशनल कैश रिक्वायर्ड का। तो यहाँ पर अगर आपकी कोई कैश आ रहा है, अगर आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट कम है, आपके पास क्रेडिट नहीं है ITC का, तो उस केस में आपको जो है चालान बनाना पड़ता है और नेट बैंकिंग के थ्रू इसकी पेमेंट होती है, या फिर आप बैंक में जाकर के भी चालान बना करके पेमेंट कर सकते हैं। सो गाइस, क्रेडिट चालान करना है अगर यहाँ पे फिगर्स आ रही है। अगर फिगर्स यहाँ पर कोई नहीं आ रही है तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट टू लेजर, यानी लेजर जो आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है और कैश लेजर है, वहां से आप यहाँ पे फिगर्स को एडजस्ट करना चाहते हो, इसको यस कर दो। ऑफसेट सक्सेसफुल नहीं होता, इसका मतलब आपको कैश की जरूरत है, तभी वो सक्सेसफुली का मैसेज आपके पास नहीं आएगा। उसके बाद आप जा सकते हो प्रोसीड टू फाइल रिटर्न पे जाओ, OTP यहाँ पर आप डाल के अपने रिटर्न को फाइल कर सकते हो। सो गाइज, ये था प्रोसेस GSTR 3B को कैसे फाइल किया जाता है। गाइज, होप सो यू फाइंड द वीडियो इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट टाइम।